लगाएं तो 1 अप्रैल से आपका पेपर है, तो 80 to 90 डेज आपके पास बचे हुए हैं। ये जो चैप्टर होता है ना बेटा, ये एक डिफिकल्ट चैप्टर है, इसको याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। लिमिटेड हमारे पास टाइम है, एक सब्जेक्ट नहीं 5 सब्जेक्ट पढ़ना है। किसी भी दिक्कत की वजह से नहीं पढ़ पाए तो अब बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, ये मेरे लिए भी नया चेंज हो गया। कोई भी नई चीज के पीछे मत भागो। तो इन 90 डेज में हम कैसे प्रिपेयर करें कि हिस्ट्री जो है वो हमारा वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाए। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? अ वेरी बिग हेलो टू क्लास 12 स्टूडेंट्स जो बहुत बेसब्री से हमारा इंतजार कर रहे थे कि मैम क्लास 12 के लिए कुछ लेकर आओ, क्लास 12 के लिए लेकर आओ। तो क्लास 12 के लिए आ गया है एक रोड मैप, एक स्ट्रैटेजी प्लान, जिससे आप तैयारी कर सकते हैं बोर्ड्स की और अचीव कर सकते हैं हाईएस्ट मार्क्स। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, जहां पे हम सबसे पहले देखेंगे कि क्लास 12th में बच्चों के पास है 3 बुक्स। पहली है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, जो आपकी है पार्ट 1, जिसमें आपको 4 चैप्टर है और वो कंट्रीब्यूट करते हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी बुक नंबर 2, जो बता रही है आपको किस चीज के बारे में, जो आपकी मिडिवल हिस्ट्री की बुक है, इसमें भी 4 चैप्टर्स मिल जाएंगे आपको। देन आती है हमारी लास्ट मॉडर्न हिस्ट्री वाली बुक, जिसमें भी वापस से आपको 4 चैप्टर्स मिल जाएंगे, जिसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो बेटा पढ़ना तो टोटल 12 चैप्टर हैं और इतने बड़े बड़े लेंदी चैप्टर्स हैं, और हर चैप्टर में ही कुछ ना कुछ ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई चैप्टर हम स्किप नहीं कर सकते। और आ चुके हैं हम जनवरी में कि भाई अब गिनती से अगर आज से लगाएं तो 1 अप्रैल से आपका पेपर है, तो 80 to 90 डेज आपके पास बचे हुए हैं। तो इन 90 डेज में हम कैसे प्रिपेयर करें कि हिस्ट्री जो है वो हमारा वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाए और हमारे परसेंटेज इंप्रूव करने में हिस्ट्री का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन हो। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल तैयार हो जाना है। और अब से आने वाले ये जो आपके 80-90 दिन है, उसमें इतना अच्छे से प्रिपरेशन करना है कि बिल्कुल हाईएस्ट मार्क्स जो आपने ड्रीम सोचे हुए थे उसको आप अचीव कर सको। तो सबसे पहले तो ये करना है कि अभी तक आपकी लाइफ में जितने भी डिस्ट्रैक्शंस चल रहे थे, पुराने अभी पिछले 6-7 महीनों में जो भी किया है ना, किसी भी दिक्कत की वजह से नहीं पढ़ पाए, तो अब बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। ये आगे आने वाले जो 3-4 महीने हैं, इसमें बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना है कि आपके जो 80, 90, 100 जो भी मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो सारे की सारा आप अचीव कर सको। ठीक है, so now you have to focus on your goal and blur everything else। ठीक है, जो भी डिस्ट्रैक्शन है आपका सभी को आपको ब्लर कर देना है। तो सबसे पहले जल्दी से आ जाओ, देखते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, एक कोर्स स्ट्रक्चर का एक रिव्यू ले लेते हैं। तो आपकी ये जो तीनों बुक हैं पार्ट 1, तीनों बुक से इक्वल कंट्रीब्यूशन है आपके क्वेश्चन पेपर में, ऐसा नहीं कि एक को ज्यादा वेटेज एक को कम। तो जो फर्स्ट पार्ट है उससे भी 25 मार्क्स का आएगा, सेकेंड पार्ट से भी आपका 25 मार्क्स का आएगा, और जो थर्ड पार्ट है उससे भी 25 मार्क्स का आएगा। उसके बाद 5 मार्क्स जो है वो स्पेसिफिकली आपके रखे गए हैं मैप्स के लिए। ठीक है, तो मैप्स की सीबीएसई ने एक लिस्ट प्रोवाइड करी हुई है आपको सिलेबस आउटलाइन में, जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि कौन कौन से मैप्स आने वाले हैं, और उन्हीं मैप्स को आपको प्रिपेयर करके जाना है और सीधे सीधे 5 नंबर जो होंगे वो आप स्कोर कर सकते हो। तो इस तरीके से 75 + 5 टोटल कंट्रीब्यूशन हो रहा है इसका, और ये हो जाएगा टोटल आपके 80 मार्क्स। तो 80 में से हम नेक्स्ट टॉपर में ऐसी प्रिपरेशन कर लेंगे कि अबव 75 आना आपका श्योर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब और देख लेते हैं, और जो डिटेल एक तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट चैप्टर जो होगा आपका थीम 1 के जो 25 मार्क्स हैं, है ना, तो जो फर्स्ट बुक है आपकी उसका फर्स्ट चैप्टर है ब्रिक बीट्स एंड बोन्स, जिसमें आपको पढ़ना है हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपका किंग, फार्मर्स एंड टाउन्स, जिसमें जो एक अर्ली हिस्ट्री है ना, कि किस तरीके से किंगडम का फॉर्मेशन हो रहा है, जनपद, महाजनपद, एम्पायर्स कैसे बन रहे हैं, वो सब। उसके बाद अर्ली सोसाइटीज वाला एक चैप्टर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद थिंकर, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स, जिसमें आपको जैनिज्म के बारे में, बुद्धिज्म के बारे में, ये सारी चीजें जो है वो आप पढ़ोगे। उसके बाद आ जा रहा है आपका थ्रू द आईज ऑफ ट्रैवलर। तो इसमें जो 3 ट्रैवलर्स हैं, है ना, 3 अलग अलग एरिया से उन्होंने लिए हुए हैं, इब्न बतूता है इसमें आपके पास, अल बरूनी है ना,
और जो फ्रेंच वगैरह से आए हुए ट्रेवरनियर वगैरह, बर्नियर वगैरह, जो भी ट्रैवलर्स आए हैं उन सभी की डिटेल उन्होंने बताई हुई है। उसके बाद भक्ति सूफी ट्रेडिशन आ रहा है ना, तो कैसे भक्ति, ये जो चैप्टर होता है ना बेटा, ये एक डिफिकल्ट चैप्टर है, इसको याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, और साथ ही साथ अगर आप इसको देखोगे तो कंसेप्चुअल है एक तरीके से, उसकी आइडियोलॉजी समझना बहुत मुश्किल हो जाती है। ठीक है, तो आराम से पढ़ना है, बार बार इस चैप्टर की रीडिंग लगानी है, ताकि आप इसमें अच्छे खासे मार्क्स जो होंगे वो उसमें आप स्कोर कर पाओगे। देन उसके बाद दो चैप्टर है आपका विजयनगर एम्पायर। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर होते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम है इनका, कि किस तरीके से उन्होंने जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन बनाया हुआ था, अमर नायका सिस्टम जो है उनका, उसके बाद महानवमी डिब्बा, जो भी चीजें हैं, बहमनी किंगडम के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन दी हुई है उन्होंने, वो सारा की सारा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लास्ट इज अबाउट द पीजेंट जमींदार एंड एग्रेरियन सोसाइटी ऑफ द मुगल एम्पायर। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर चैप्टर, जिसमें आपको मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ना है, स्पेशली उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में। ठीक है, कि आईन अकबरी में जो भी उन्होंने कंट्रीब्यूशन बताया हुआ है आपका, कि किस तरीके से उनका टैक्सेशन का सिस्टम था, रेवेन्यू का सिस्टम था, वो पूरा स्पेशल फोकस करके आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद और आगे देख लो, थर्ड वाला जो आपका बुक है उसमें कॉलोनिज्म एंड कंट्री साइड, इसमें जो टैक्सेशन की पॉलिसीज के थ्रू उन्होंने बताया हुआ कि कैसे कैसे उन्होंने क्या करा हुआ है, एक तरीके से टैक्सेस को कलेक्ट करा। देन रिबल्स एंड राज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, कि रिवोल्ट ऑफ 1857, उसका आउटब्रेक, उसके कॉजेस, ठीक है, और उसका एक्सपांशन। तो ये जो है ये मेन थीम है चैप्टर की, इसको आपको मैं आपको 101% लिख के दे सकती हूँ कि इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है। और मॉडर्न हिस्ट्री की जो बुक है ना आपकी थर्ड वाली, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वो ज्यादा मार्क्स कंट्रीब्यूट करती है क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, उसके बाद जो एक और चैप्टर है आपका फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम एक मॉडर्न एरा की तरफ देख रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देखेंगे। ठीक है, उसके बाद पार्टीशन वाला पार्ट, वो पूरी चीज इसमें हमें देखनी है। सॉरी, इसके पहले एक और चैप्टर हम स्किप कर गए, हाँ, जो सबसे मेन था वो तो स्किप ही कर गए। तो महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट, इस चैप्टर में बेटा आप कुछ पढ़ो चाहे ना पढ़ो, लेकिन इसके जो मूवमेंट है, गांधी जी का जो कंट्रीब्यूशन है, जो आप क्लास 10 से पढ़ते हुए आए थे, और आपने वहां भी देखा था कि उस गांधी जी के मूवमेंट में, मतलब गांधी जी का जो भी मूवमेंट है उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे ही आपके। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या करना है आपको, यहाँ पे भी जो आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, जो आपका सीडीएम है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और क्विट इंडिया मूवमेंट, तीनों को बिल्कुल घोट के पी जाना है, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाना है। इनके जो इंपैक्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उससे ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन फ्रेमिंग होती है। ठीक है, देन वापस से यहाँ पे मार्क्स का मैप का कंट्रीब्यूशन बताया है, टोटल 80 मार्क्स का ये जो पेपर हो जाएगा आपका, और जो 20 मार्क्स है वो आपके प्रैक्टिकल के हैं। ठीक है, तो 20 मार्क्स में भी आपको एक बढ़िया सी फाइल तैयार करके अपने एग्जामिनर को सबमिट करनी है, और वो 20 मार्क्स जो वाइवा होगा आपका, उसके बाद बढ़िया तरीके से वो 20 के 20 आपको मिल जाने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, लेकिन ज्यादा फोकस हमें किस पे करना है, ज्यादा फोकस हमें हमारे थ्योरी वाले पार्ट पे करना है, 80 नंबर पे पर। ठीक है, तो चलो और देखो इसमें अब एक बार क्वेश्चन पेपर डिजाइन देख लो। तो क्वेश्चन पेपर डिजाइन में अगर हम देखेंगे तो 21 जो है आपको, 21 जो होते हैं क्या होते हैं, एमसीक्यू आते हैं, और 7 तीनों बुक से आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट बुक से आएगा 7, सेकंड से आएगा 7, और थर्ड से 7 आएगा। लेकिन एमसीक्यू में सिर्फ ये नहीं कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन दे दिए, कि 4 ऑप्शन दे दिए और उसमें से आपको सिलेक्ट करना है। नाउ द सीबीएसई हैज चेंज्ड द क्वेश्चन पेपर पैटर्न, और अब जो एमसीक्यू है उसका मतलब है पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, उसका मतलब है असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन, उसका मतलब है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो एमसीक्यू भी कहीं ना कहीं एक मेजर प्रॉब्लम बन जाती है बच्चों के बीच में, कि अगर वो ये सोच के जा रहे हैं कि हमसे सिर्फ कोई राजा का नाम पूछ ले और हम जाके लिख देंगे, सो दिस इज नॉट द थिंग। ठीक है, यहाँ पे आपको उस राजा के फीचर्स वगैरह सभी चीजों के ऊपर फोकस करके जाना है, और ये बहुत एक मेजर कंट्रीब्यूशन हो जाता है आपके बुक्स मार्क्स में। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 2 आएंगे तीनों बुक से, 2 फर्स्ट वाले से, 2 सेकंड से, 2 थर्ड से। देन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, इसमें भी 3 क्वेश्चन आने वाले हैं, 8 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे ये, और तीनों एक बुक से आएंगे। ठीक है, और उसके बाद अगर सोर्स बेस्ड क्वेश्चन देखें तो ये भी ना बेटा एक बहुत ही मेजर चीज है, जो अगर आप अच्छे से पढ़ के जाओगे, बुक को अगर आपने बढ़िया तरीके से उसकी रीडिंग लगाई है, हर एक चीज को समझा है, तो ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आपसे बिल्कुल चुटकियों में बन जाते हैं। ठीक है, और सीधे सीधे 4 मार्क्स, मतलब वहीं से देख के वहीं लिखना हुआ होता है आपको, है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और बाकी की पूरी चीज बन जाएगी आपसे। तो यहां से भी आपको 4
समझ रहे हो, 4 सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं 12 नंबर, मतलब कि अगर ये 21 प्लस 12 अगर आपने कर लिए तो सीधे सीधे आपके क्या बन रहे हैं यहाँ पे, सीधे सीधे 33 नंबर बन रहे हैं। ठीक है, तो वो बच्चे जो 33 का भी ख्वाब लेके जा रहे हैं, तो 33 का ख्वाब नहीं लेके जाना है, हमें 80 का ख्वाब लेके जाना है। ठीक है, तो ये भी आपका एक तरीके से आप सोच सकते हो कि बढ़िया तरीके से कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, देन इस तरीके से। अच्छा बेटा, मैं एक चीज बताती हूँ कि सीबीएसई क्या होता है ना कि जब आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में चेक करता है तो उसके पास हमेशा पॉइंट्स होते हैं और उन पॉइंट्स के बेसिस पे ही वो क्या करते हैं, आंसर की होती है जिससे क्वेश्चन पेपर की चेकिंग होती है। ठीक है, तो वो कुछ कीवर्ड्स होते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में जहां पे आपको क्या उन क्वेश्चन कीवर्ड्स के ऊपर फोकस करना होता है और आपका आंसर वहां पे सही हो जाता है, पूरे पूरे मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो अभी जल्दी से देखो कि भाई ये तो पूरा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इस मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें पढ़ना कैसे है ना, कैसे 80 नंबर हमें लेके आना है, 80 आउट ऑफ 80 लेकर आना है। तो वो देखो क्या प्लानिंग है इसमें। सबसे पहले है ना, अच्छा ये एक नया चेंज है, एक नया चेंज जो सीबीएसई लेकर आया है वो देखो, ये मेरे लिए भी नया चेंज हो गया है ना। मैं आपको क्या बता रही थी कि जो 33 नंबर हैं अब वो सीबीएसई ने कहां कर दिया है, 50 जो % मार्क्स हैं आपके वो कहां जा रहे हैं, वो जा रहे हैं आप पे कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन में, जिससे आपसे एमसीक्यू पूछे जाएंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन हो गए, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन हो गए। ठीक है, इंटीग्रेटेड इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये नया पैटर्न है जो 2024-25 में सीबीएसई ने ऐड करा हुआ है। देन सिलेक्ट रिस्पॉन्स टेस्ट, ठीक है, यहाँ पे 20% मार्क्स जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और उसके बाद अगर आप देखो शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो ऐसे टाइप क्वेश्चन है, डिटेल्ड क्वेश्चन है, उसमें भी 30% जो होगा आपका क्वेश्चन पैटर्न इंक्लूड कर रहे हैं वो लोग। तो ज्यादा जो सीबीएसई ने आप फोकस कर रहा है वो किसके ऊपर कर रहा है, आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, 50% जो आपका पेपर है, जो वेटेज है मार्क्स का, वो इन क्वेश्चन से आने वाला है। तो ये जो क्वेश्चन है इनको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, इसके लिए आपको सैंपल पेपर्स का यूज करना है, पूरा प्रीवियस ईयर पेपर्स देखने हैं कि कैसे सीबीएसई क्वेश्चन आपसे पूछ रही है और उस तरीके से आपको उसकी बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी है। तो ये सारी चीजें हैं। अब जल्दी से एक बार देख लो कि क्या टिप्स हम लोग यूज कर सकते हैं टू अचीव मोर मार्क्स। तो दिस इज ऑल अबाउट कि सबसे पहले तो क्या करना है, सबसे पहले तो ये जो टाइम का वेस्टेज आप अभी तक कर रहे हो उसको रोकना है। ठीक है, देयर शुड बी नाउ एंड अभी से कि देयर शुड बी नो वेस्टेज ऑफ टाइम, बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करना है। लिमिटेड हमारे पास टाइम है, एक सब्जेक्ट नहीं 5 सब्जेक्ट पढ़ना है, तो बिल्कुल फोकस तरीके से टाइम टेबल बना के कि क्या क्या काम मुझे करना है उसके हिसाब से आप पढ़ना शुरू करोगे। ठीक है, Then comes the practice of PYQ and analyzing। पुराने पेपर्स को आपको देखना है, सीबीएसई ने पिछले 5 सालों 10 सालों में जिस तरीके से वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और पूछने के बाद कुछ एक बेसिक टर्म्स होती हैं उनको आपको अंडरलाइन करना है और उनको ज्यादा अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। ठीक है, उसके बाद अब इन टर्म्स को प्रिपेयर करने के लिए आपको हीरो टास्क बनाना है कि फॉर एग्जाम्पल आज अगर मुझे विजयनगर एम्पायर का पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ना है तो उसको आज आप पढ़ो, फिर अगले दिन क्या करो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पढ़ो, फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करो। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को उठाओ और उन हीरो टास्क को प्रिपेयर करना शुरू कर दो। ठीक है, उसके बाद वॉच द डाउनलोडेड वीडियोस। क्यों डाउनलोडेड वीडियोस बोल रहे हैं बेटा, इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप डाउनलोडेड वीडियोस देखोगे ना तो आपको जो नोटिफिकेशन वगैरह का ये जो डिस्ट्रैक्शन होता है जब आप ऑनलाइन होते हो, किसी का मैसेज आ गया, किसी ने हाय बोल दिया, और भी हैं आपके, आप भी जानते हो मैं भी जानती हूँ। ठीक है, तो आपके और जो भी चीजें हैं वो सभी डिस्ट्रैक्शन को अभी कुछ 2-3 महीने तक अभी थोड़ा साइडलाइन कर दो। ठीक है, तो उस चीज को आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, इसलिए डाउनलोडेड वीडियोस देखो और ट्राई करो कि भाई एक क्लास में, एक पूरा सेशन में मैं उसको कंप्लीट करने की कोशिश करूं। ठीक है, देन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल पॉइंट, है ना। सिर्फ हिस्ट्री पढ़ के जाना, रीड करके जाना और एग्जाम में कलम लेके तलवार चलाने वाली चीज नहीं करनी है। हर क्वेश्चन को आपको लिख के देखना है, टॉपर्स की आंसर शीट देखनी है। ठीक है, कि कैसे वो आंसर्स लिखते हैं, बिल्कुल पॉइंट वाइज तरीके से ऐसा लिखना है, ऐसा नहीं कि भर भर के पूरी कॉपी लिख दी है, कहानी भर दी है और एग्जामिनर को कुछ समझ में नहीं आ रहा है उसमें से। ठीक है, जैसे मैं आपको पहले भी अभी बता रही हूँ कि भाई वो जो आंसर शीट है, उस आंसर शीट के लिए जो चेकर होता है, आपका एग्जामिनर होता है, उसके पास आंसर की होती है और उसके पास इतना टाइम नहीं है कि आपके 2 पन्नों की पोथी पढ़ के और आपके कीवर्ड्स को अंडरलाइन करके दे। ये आपका काम है, अगर आप ये उसको करके दोगे तो वो सीधे सीधे आपको मार्क्स ग्रांट करेगा वहां पे। ठीक है, तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन मैप प्रैक्टिस, ठीक है, 5 नंबर आने वाले हैं मैप से। सीधा सीधा आपको मैप भी 2 तरीके से क्वेश्चन आते हैं, एक तो उसमें आइडेंटिफिकेशन होता है, दूसरा वो आपको क्या करते हैं, कुछ क्लू देते हैं, उस क्लू के बेस से आपको उस प्लेस को आइडेंटिफाई करना होगा। ठीक है, तो एक लोकेशन वाला होता है और एक आइडेंटिफिकेशन वाला पार्ट होता है, 2। ठीक है, तो दोनों तरीके से हमें इस चीज को प्रिपेयर करनी है।
देन यू नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ स्टडी, ठीक है। अब ये टाइम नहीं है कि हम किसी और से अट्रैक्ट होके और नई नई चीजें पढ़ें। जो पुराना है आपके पास, ठीक है, अभी तक जो भी लेक्चर्स आप देख रहे हैं, हमारे नेक्स्ट टॉपर के जो भी लेक्चर्स आने वाले हैं, उन सभी को आपको फोकस करके बढ़िया तरीके से देखना है। कोई भी नई चीज के पीछे मत भागो, ठीक है, कोई नए डिस्ट्रैक्शन के पीछे मत जाओ, खुद के ऊपर बिलीव करो और पढ़ाई करो, ठीक है। अगर आप चाहोगे तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, किसी के भी डिस्ट्रैक्शन में नहीं आना है कि किसी ने बोल दिया कि भाई ये बुक खरीद ले, वो बुक खरीद ले, नहीं, फालतू की चीजें नहीं करनी है। जो अभी तक है आपके पास मटेरियल, उसी को ही बार बार रिवाइज करो, है ना। एनसीईआरटी इज द ओनली थिंग जहां से आपको पढ़ना है और उसी का ही रिविजन मैंडेटरी हो जा रहा है। उसके बाद लास्ट इज टेक द प्री बोर्ड एग्जाम सीरियसली। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, मैं बहुत अच्छे से बोलना चाहूंगी आपको ये चीज कि प्लीज फोकस ऑन योर प्री बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है, उनको लाइटली मत लो, क्योंकि और स्किप भी मत करो प्लीज। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि हमारा टेंशन में आ गए कि मैम बहुत अभी प्रिपेयर हुआ नहीं है, हमारा अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हुई है, क्या लिखूंगी जाके एग्जाम में, क्या लिखूंगा। कोई बात नहीं, जितना प्रिपेयर हुआ है उतना पढ़ो, है ना, जितना, लेकिन जो पढ़ो ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप प्री बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो और आप सोच रहे हो कि अरे 3 में से मेरी तो एक ही बुक प्रिपेयर हुई, बहुत अच्छी बात है, एक प्रिपेयर करो, लेकिन बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो वो बुक कि एग्जाम में अभी आपने जो पढ़ा है ना, वो एग्जाम में उस टाइम पे आपको फटाफट रिकॉल हो जाए वो सब चीजें, ठीक है। तो भले जितना पढ़ के जा रहे हो पूरा नहीं हो पाएगा, है ना, अभी क्योंकि बहुत सी चीजें थी तो आप नहीं कर पाए, लेकिन जितना पढ़ रहे हो उसको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पढ़ो। और वो जो एग्जाम है ना, प्री बोर्ड एग्जाम जो है, उनको आप एज अ सीरियस एग्जाम के तरीके से ट्रीट करो, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए क्या करते हैं ना, बोर्ड का एक पूरा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। एक जो टेंशन वाली चीज होती है कि प्रेशर में कैसे परफॉर्मेंस देनी है हमें, वो सारी चीजें होती है, ठीक है। तो एक जो मॉक है ये चीज प्री बोर्ड, उसको बहुत सीरियसली लो और अच्छे से उसमें परफॉर्म करने की कोशिश करो, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट आवर रोड मैप, ठीक है, जहां पे हमने सारी स्ट्रैटेजीज देखी। सो I hope you like this lecture. Thank you so much. Thank you.